हेलो गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा। पिछले सेशन में मैंने ओबेलिया का स्ट्रक्चर और उसमें बनने वाले 3 फॉर्म्स हाइड्रेंथ, गोनेंजियम और मेड्यूसा की चर्चा किया था। आज इस सेशन में मैं इसके आगे की बात यानी ओबेलिया में रिप्रोडक्शन की चर्चा करूंगा। इसमें वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये सब होते हैं। आमतौर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशंस में होते हैं when temperature is exceeding above 20 degrees centigrade. Only then the buds which would normally form gonangia in the colony break free from the colony and settle down. आपने स्ट्रक्चर में देखा कि जो वर्टिकल ब्रांचेज हाइड्रोकॉलस होते हैं उनमें दाएं बाएं डायकोटोमसली हाइड्रेंथ का निर्माण होता है। मेन एक्सिस और हाइड्रेंथ के बीच एक्सिल में बड बनते हैं जिनके डेवलपमेंट से ब्लास्टोस्टाइल यानी गोनेंजियम का निर्माण होता है। लेकिन टेम्परेचर जब थोड़ा अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में इन बड्स का डेवलपमेंट गोनेंजियम में नहीं होता है। उसके बदले ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बड के रूप में टूटकर गिर पड़ते हैं और नीचे पत्थर चट्टान पर जाकर जर्मिनेट करने लगते हैं। ए स्टोलोन arises from the lower end of the bud which produces a new colony of obelia. This is a special mode of asexual reproduction. ये बड्स नीचे जमीन पर गिरने के बाद पत्थर चट्टान इत्यादि की सतह पर जब जर्मिनेट करते हैं तो पहले इससे एक प्रोस्ट्रेटिंग ब्रांच, सीधा ब्रांच उत्पन्न होता है जो चट्टान की सतह पर चिपक कर आगे बढ़ता है। इसे एस्टोलोन कहा जाता है। यही बार बार लेटरल ब्रांचिंग करते हुए हाइड्रोराइजा का निर्माण करेगा और फिर इससे वर्टिकल ब्रांचेज यानी हाइड्रोकॉलस उत्पन्न होंगे। तो इस तरह से अगर बॉडी का वह हिस्सा जिससे कि नॉर्मली गोनेंजियम बनना चाहिए था वह बड अगर टूटकर अलग हो जाता है तो वह नए जनरेशन का रीजनरेशन कर सकता है। इसलिए यह असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। लेकिन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमुखता से होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ब्लास्टोस्टाइल की सतह पर सैकड़ों मेड्यूसा का निर्माण होता है। द ब्लास्टोस्टाइल प्रोड्यूस मेड्यूसा बाय बडिंग इन लार्ज नंबर्स। तो आपने गोनेंजियम की रचना देखी है। उस गोनेंजियम के अंदर बीचों बीच ब्लास्टोस्टाइल होता है जो डिप्लोब्लास्टिक लेकिन नैरो है। उसमें एंटेरॉन छोटा होता है और इसमें माउथ नहीं होता है, ऊपर से बंद रहता है। इसकी सतह पर आउटपुशिंग के द्वारा छोटे छोटे बड्स बनते हैं जिनसे कि मेड्यूसा का निर्माण होता है। तो पिछले सेशन में भी मैंने मेडूसा बनने की क्रिया बताई थी। द कैविटी ऑफ ब्लास्टोस्टाइल pushes the cynosarc out to form a small protuberance or bud. सिनोसार्क यानी बडीवाल उसके आउटपुशिंग के द्वारा बाहर की ओर ठेलाने के द्वारा छोटा छोटा उभार यानी प्रोट्यूबरेंस या बड बनते हैं।
The buds grow larger and its cynosarc becomes like a vesicle, which is attached to the blastostyle by a narrow stalk. धीरे धीरे यह बड बाहर निकलते हुए एक छोटा सा स्टॉक बना लेता है और ऊपर का हिस्सा गोल फूल जाता है। तो गोल फूले हुए हिस्सा को कहते हैं वेसिकल। अब पहले तो इसमें अंदर से एंटेरॉन घुसा हुआ था और इसका वाल दो लेयर यानी एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म का बना हुआ था। इसके बाद क्या होता है कि इसका एक्टोडर्म डिवाइड करके दो लेयर का हो जाता है। द डिस्टल एक्टोडर्म ऑफ द वेसिकल सेपरेट्स इनटू टू लेयर्स and then the inner layer of ectoderm splits to acquire a cavity called a bell rudiment. अब जो दो लेयर का एक्टोडर्म बना उसमें अंदर का लेयर हट जाता है, एंडोडर्म की ओर खिसक जाता है, जिससे इन दोनों लेयर्स के बीच में एक खाली स्पेस बनता है। इसे बोलते हैं बेल रूडिमेंट। There are now two layers of ectoderm outside and one layer on the inner side. तो बेल रूडिमेंट के एक तरफ दो लेयर है एक्टोडर्म का और नीचे के तरफ से है एंडोडर्म। The cavity of bell rudiment assumes the shape of sub-umbrella and a manubrium is formed in the center. जो बेल रूडिमेंट है नीचे की ओर से अंदर की ओर से कनकेव होते हुए अम्ब्रेला लाइक फैल जाता है। अब बाद में इसका मार्जिन टूटकर अलग हो जाता है तो वो एक्सपेंड कर जाता है, छतरी की तरह खुलने लगता है। तो नीचे वाला हिस्सा सब अम्ब्रेला कहलाता है और जो हिस्सा स्टॉक से जुटकर ब्लास्टोस्टाइल से अटैच था वह हिस्सा टूट करके मैनुब्रियम यानी माउथ के पीछे का हिस्सा बनाता है। The two layers of ectoderm which enclose the bell rudiment from outside now break, leaving a marginal and circular self called velum. तो जब किनारे से स्टॉक को तोड़ते हुए, स्टॉक से छूटते हुए मार्जिन अलग होते हैं तो वहाँ एक पतला सा मेम्ब्रेनस रिंग की तरह बन जाता है, सेल्फ की तरह बन जाता है, जिसको वेलम कहते हैं। तो कॉलोनियल हाइड्रोजोआ के लगभग सभी स्पेसीज में मेडूसा का निर्माण होता है। अधिकांश में ये वेलम प्रोमिनेंट होते हैं, वेल ग्रोन होते हैं, लेकिन ओवेलिया में मेडूसा के डेवलपमेंट के साथ धीरे धीरे यह वेलम रिड्यूस होते हुए लगभग एब्सेंट हो जाता है। द मैनुब्रियम एक्वायर्स ए माउथ and coelenteron forms the radial and marginal canal. अब अंदर में मैनुब्रियम के अंदर जो एंटेरॉन है माउथ के पीछे स्टोमक जैसा बन जाता है, लार्जर स्पेस, और उससे 4 रेडियल कैनाल्स बनते हैं। इसी तरह मार्जिन्स पर एंटेरॉन का बचा हुआ हिस्सा मार्जिनल कैनाल या रिंग कैनाल बनाता है, उससे ये रेडियल कैनाल्स जुटे रहते हैं। मार्जिनल टेंटेकल्स आर फॉर्म्ड। अम्ब्रेला डेवलप करने के बाद मार्जिन पर टेंटिकल्स बनने लगते हैं, 4, 8, 16, 32, कम से कम 32 और कभी कभी 64। द स्टॉक ब्रेक्स एंड इट्स एपर्चर क्लोजेज अप। Thus a medusa is formed which is set free. It escapes from the gonotheca. ब्लास्टोस्टाइल पर जो जुटा हुआ मेडूसा का बड है उसका स्टॉक जब टूटता है तो ब्लास्टोस्टाइल के तरफ इसका टूटा हुआ हिस्सा बंद हो जाता है, यानी रिजेनरेशन के द्वारा वह रिपेयरिंग कर लेता है। लेकिन मेडूसा के अंदर यह माउथ का निर्माण कर लेता है, उसके पीछे मैनुब्रियम हो जाता है, उससे बनता है रेडियल कैनाल,
जो सर्कुलर कैनाल से जुटा है और मार्जिन पर मार्जिनल टेंटेकल्स। इस तरह जो मेडूसा बना वह गोनोथीका के ओपनिंग से होकर यानी गोनोपोर से होकर बाहर निकल जाता है और फ्रीली तैरने लगता है। अब जब ये मैच्योर मेडूसा होते हैं तो यह एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं। इनका निर्माण ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हुआ है और इनमें गोनेड्स पाए जाते हैं। इनके रेडियल कैनाल के ठीक नीचे या तो 4 ओवरीज बनेंगे या 4 टेस्टिस बनेंगे। मेडूसा आर डायसियस, यह यूनिसेक्सुअल या डायसियस है जिसमें या तो 4 टेस्टिस या तो 4 ओवरी होंगे। ए गोनेड हैज एन आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म विथ मिजोग्लिया बिटवीन 2 लेयर्स। तो गोनेड में बाहर के तरफ एक्टोडर्म और अंदर के तरफ एंडोडर्म है, दोनों के बीच मिजोग्लिया है, जैसा कि टिपिकली सिलेंटेटा के बॉडी वॉल में होता है। द जर्म सेल्स ऑफ ओवेलिया arise from interstitial cells of the ectoderm of the blastostyle and migrate into the medusa. डिटैच होने के पहले ही, ब्लास्टोस्टाइल से डिटैच होने के पहले ही ब्लास्टोस्टाइल के एक्टोडर्म से जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं वे माइग्रेट करके जर्म सेल्स का निर्माण करते हैं और ये ओवरी या टेस्टिस के अंदर आकर जमा हो जाते हैं। When germ cells mature, the gonads rupture and spermatozoa and ova are discharged externally into water. इसमें कोई डिफिनिट पोर नहीं होता है, टेस्टिस या ओवरी का कोई डिफिनिट ओपनिंग नहीं होता है, बल्कि मैच्योरिटी के बाद एक्टोडर्म ब्रेक कर जाता है और इसके अंदर बनने वाले गैमीट्स पानी में फ्री हो जाते हैं। तो आमतौर से ओवरी के अंदर एक ही ओवम बनता है, लेकिन टेस्टिस के अंदर हजारों की संख्या में स्पर्मेटोजोआ बनते हैं जो पानी में डिस्चार्ज हो जाते हैं और पानी के अंदर ही इनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब इस डायग्राम में ब्लास्टोस्टाइल के ऊपर बडिंग होते दिखलाया गया। यहाँ आप देख रहे हैं एक वेसिकल डेवलप कर रहा है। यह वेसिकल जब बड़ा होता है तो इसमें एक्टोडर्म 2 भाग में बट गया, एक इनर एक्टोडर्म और एक आउटर एक्टोडर्म, और इनके सेपरेशन से बीच में बेल रूडिमेंट बन गया। यह नीचे का हिस्सा नैरो हो जाता है और ये नैरो पार्ट स्टॉक का काम करता है। यहाँ देखिए स्टॉक का काम कर रहा है, ये स्टॉक का काम कर रहा है। इनर एक्टोडर्म जो है वह यहाँ क्या बनाया, बेल रूडिमेंट। ये दोनों लेयर अलग हो गए, आउटर एक्टोडर्म इनर एक्टोडर्म, और बीच का स्पेस क्या बन गया, तो बेल रूडिमेंट। वह सब अम्ब्रेलर सरफेस बनाएगा, नाम भी लिखा हुआ है सब अम्ब्रेलर कैविटी। अब इस तरह से विकसित होते होते अंत में जब ये किनारे से रप्चर्ड होते हैं, इस तरीके से देखिए रप्चर्ड हो रहे हैं, तो क्या हो गया, बीच का हिस्सा इसका मेनुब्रियम बन गया, माउथ बन गया, और किनारे का यहाँ से जो वाल था ये दोनों तरफ का वाल यहाँ पर भेलम का निर्माण किया। अब ये जब स्टॉक पर से टूटेंगे तो टूटने के बाद ये गोनोथीका के अंदर रिलीज होंगे, और गोनोथीका के अंदर जब ये रिलीज होंगे तो क्या होगा कि ऊपर गोनोपोर होते हुए ये बाहर चले जाएंगे। अब ये फोटोग्राफ है एक ओवेलिया का, कॉलोनी का। एबोलिया में जो मेड्यूसा होता है वो बहुत छोटा होता है, 0.1, 0.2, 0.5 मिलीमीटर आकार का। तो इसमें चारों ओर से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे टेंटिकल्स हैं, 32 और 64, और जो गोल गोल 4 दाने दिख रहे हैं आपको अगल बगल बॉल की तरह, ये इसके गोनेड्स हैं। अब बीच में मेनुब्रियम लटक रहा है, यहाँ पर मेनुब्रियम है और ये गोनेड है,
और ये छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर माउथ का ओपनिंग है। हालांकि इसे भोजन ग्रहण करने का समय नहीं मिलता है, इसके बदले यह जल्दी से जल्दी मैच्योर होकर रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं। अब इस डायग्राम में आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि बीच में मेनोब्रियम है और मेनोब्रियम यहाँ है, तो इसके बीच नीचे से ये माउथ का ओपनिंग है और माउथ का ये चौकोर ओपनिंग होता है। शॉर्ट मेनोब्रियम के बाद देख रहे हैं चारों ओर 4 रेडियल कैनाल बन रहे हैं, तो इनका जो जंक्शन है वो स्टोमक का काम कर रहा है और किनारे से रेडियल कैनाल है चारों ओर से, तो ये रेडियल कैनाल आपको यहाँ लेबलिंग किया हुआ है, ये गोल घेरा है चारों ओर से, इससे आके जुटे रहते हैं और चारों रेडियाई पर ये 4 गोनेड लगे हुए हैं। अब पानी में जब गैमीट रिलीज हो जाएंगे तो पहले फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनेगा और जायगोट बनने के तुरंत बाद इसके अंदर लगातार माइटोसिस का एक सीरीज चलता है जिसमें जल्दी जल्दी सेल डिवाइड करता है और डाउटर सेल्स जिसको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, तो उनमें ग्रोथ नहीं होता है, इसलिए एक सॉलिड सेम वॉल्यूम का सेल बॉल बनता है। रिलीज होने के पहले का ये फोटोग्राफ है कि कैसे यह अम्ब्रेला उल्टा हो जाया करता है और उल्टा होने के बाद इससे ओवरी या टेस्टिस जो भी है फटकर अलग हो जाता है। यहाँ देखिए दिखलाया जा रहा है ये चारों मैच्योर गोनेड्स हैं, इनके फटने से रिलीज हुआ गैमिट और उनका फर्टिलाइजेशन हुआ। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, तो फिर जायगोट का क्लीवेज के द्वारा डिवीजन होगा। तो क्लीवेज के कारण 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह काफ़ी सारे सेल्स का एक सॉलिड बॉल बनता है जिसको मोरूला बोलते हैं। डिवीजन का जो ये पैटर्न है, पूरा का पूरा सेल लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, पोल टू पोल या ट्रांसवर्स डिवीजन, इक्वेटर और पैरेलल टू इक्वेटर बार बार करते हैं, तो 2n संख्या में सेल्स का निर्माण यानी ब्लास्टोमियर्स का निर्माण करते हैं। अब चूंकि पूरा सेल डिवाइड करता है, जायगोट का फुल वॉल्यूम में डिवीजन होता है, इसलिए ऐसे क्लीवेज को होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं और इनमें हर एक डिवीजन 2 बराबर बराबर आकार के सेल्स का निर्माण करता है, इसलिए सारे के सारे सेल एक समान आकार प्रकार के होते हैं। तो इस तरह के डिवीजन को बोलते हैं इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इस तरह से पहले तो एक समान रूप से सारे सेल बन जाते हैं एकदम एक दूसरे में सटे हुए, फिर ये सेल्स एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और एक खोखला बॉल बनाते हैं जिसको ब्लास्टूला कहा जाता है। अब ब्लास्टूला के अंदर जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं ब्लास्टोसील। थोड़ा विकास होने के बाद एक्टोडर्म के सेल्स टूट टूट कर ब्लास्टोसील में जमा होने लगते हैं और यह लगभग सॉलिड हो जाता है। इस स्थिति को बोलते हैं स्टीरियोगैस्टूला। अब बाहर का जो कवर है वो तो एक्टोडर्म है और जो सेल अंदर ब्लास्टोसील में जमा हो गए वे फ्यूचर में एंडोडर्म बनाएंगे। अब ये धीरे धीरे इलोंगेट होने लगता है। इलोंगेशन होने के बाद एक्टोडर्म अपनी जगह पर रह जाता है, लेकिन सबके ऊपर सिलिया का निर्माण होने लगता है और अंदर जो एंडोडर्मल सेल्स जमा थे वे सब इस एक्टोडर्म के नीचे जाकर एक दूसरा लेयर बना लेते हैं। यानी इस तरह से अब एक सेकंड लेयर बन जाता है, सेल लेयर बन जाता है जिसको एंडोडर्म कह सकते हैं। तो जब ये माइग्रेट होकर एक्टोडर्म के नीचे चले गए तो फिर हॉलो स्पेस यानी सिलेंटेरॉन बन गया। अभी तक इसमें कोई ओपनिंग नहीं है, खुला हुआ कोई रास्ता नहीं है। तो यह है तो गैस्टूला, लेकिन यह ट्रू गैस्टूला नहीं है, स्टीरियोगैस्टूला है ये।
अब सिलिएटेड होने के कारण यह तैर सकता है और तैरते हुए इधर उधर जहाँ तक हो सके पानी में यह बिखर जाता है। इसका एक हिस्सा चौड़ा और एक हिस्सा पतला होता है। तो जो चौड़ा हिस्सा होता है वह ज़मीन पर सेटल कर जाता है, पत्थर चट्टान पर सेटल कर जाता है और उसमें दाएं बाएं इलोंगेशन होने लगता है, यानी कि उससे हाइड्रोराइजा का निर्माण होता है। लेकिन जो ऊपर का एपिकल हिस्सा है उसमें माउथ बन जाता है और फिर उसके चारों तरफ से टेंटिकल्स बनने लगता है, जिसका परिणाम यह होता है कि हाइड्रा जैसा दिखने वाला एक हाइडुला लार्वा का निर्माण होता है। तो बेस से हाइड्रोराइजा बनेगा और अपेक्स से हाइडुला लार्वा बनेगा। यह एक सिंपल हाइड्रा जैसा ही है, लेकिन टेंटिकल्स की संख्या काफ़ी अधिक होती है। अब हाइड्रा अगर रहता तो बात यहीं पर ख़त्म हो जाती, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। अब इसमें क्या है कि अब इसका वर्टिकल ग्रोथ होता है और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होता है। हाइड्रोराइजा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है और यह जो हाइडुला लार्वा है उसका स्टॉक वर्टिकली ग्रोथ करता है और ग्रोथ करते करते यह हाइड्रोकॉलस बना लेता है। तो ये देखिए आप प्लेनुला लार्वा है जो तैरते हुए आया और आ करके ज़मीन पर सेटल कर गया। इसका ये बेसल पार्ट जो चौड़ा है उससे यह हाइड्रोराइजा बनेगा और इसका जो एपिकल पार्ट है उससे हाइड्रोकॉलस बनेगा और ये इसमें फिर ब्रांचेज बनते चले गए और इस तरह से हाइड्रेंथ और गोनेंजियम का निर्माण होने लगा। तो इतना होने के बाद फिर गोनेंजियम के अंदर डेवलपमेंट होगा मेड्यूसा का, यानी लाइफ साइकिल पूरा हुआ। तो इस तरह इसके लाइफ साइकिल में हम लोग देख रहे हैं कि एक पॉलिप फॉर्म या पॉलिपॉइड फॉर्म है और दूसरा मेडुसा फॉर्म यानी कि मेडुसॉइड फॉर्म है। तो पॉलिप्लॉइड और मेडुसॉइड ये दो तरह के फॉर्म इसके लाइफ साइकिल में पाए जाते हैं। तो क्या हम इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहें या नहीं कहें? तो टेक्निकली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसको कहते हैं? तो जब एक जनरेशन हैप्लॉइड हो 1n वाला और दूसरा जनरेशन डायप्लॉइड हो 2n वाला और ये एक दूसरे को अल्टरनेट कर रहे हों तो उसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। यहाँ क्या हुआ है? तो द पॉलिप्लॉइड जनरेशन इज असेक्सुअल एंड प्रोड्यूसेज पॉलिप whereas ब्लास्टोस्टाइल बाय सेक्सुअल बडिंग। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा एक अलग प्राणी नहीं बन के जो पॉलिप्लॉइड जनरेशन है वो बडिंग के द्वारा दो तरह का फॉर्म बना रहा है, हाइड्रेंथ और ब्लास्टोस्टाइल बना रहा है। और उसके बाद क्या होता? ब्लास्टोसाइल से बनता है मेडुसा। मेडुसा अब जब फ्री हो जाता है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो पॉलिप है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला, जबकि मेडुसा जो है गैमीट बना करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला दो तरह का ऑर्गेनिज्म है। ये दोनों के दोनों डायप्लॉइड होते हैं। इसमें हैप्लॉइड जनरेशन सिर्फ गैमीट्स का है और बाकी सारे जायगोट से लेकर के मेडुसा तक डायप्लॉइड जनरेशन ही है। तो इसलिए इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं कह सकते हैं। इस तरह की घटना को मेटाजेनेसिस कहते हैं। एनिमल किंगडम में कहीं भी हैप्लॉइड डायप्लॉइड का अल्टरनेशन नहीं है और जहाँ भी दो तरह के फॉर्म या दो तरह का रिप्रोड्यूसिंग फॉर्म दिखाई पड़ते हैं उसको हम लोग मेटाजेनेसिस कहते हैं। A true alternation of generation is always between a diploid asexual and haploid sexual generation, as is exhibited by fern plant.
यह थर्ड प्लांट टेरिडोफाइटा है, जिसका प्लांट डायप्लॉइड है, उसको स्पोरोफाइट कहते हैं। वह मायोसिस के द्वारा स्पोर्स बनाता है। स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। जमीन पर गिरकर जब वे जर्मिनेट करते हैं तो एक नया हैप्लॉइड जनरेशन तैयार होता है, जिसको बोलते हैं प्रोथैलस। इसी में आर्किगोनियम और एंथेरिडियम बनते हैं, वह भी हैप्लॉइड है, और माइटोसिस के द्वारा ये गैमीट बनाते हैं। तो इतना सा जनरेशन स्पोर से लेकर गैमीट तक हैप्लॉइड है। और फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्रोटोनिमा और प्लांट बनता है, तो वह डायप्लॉइड एसेक्सुअल जनरेशन हो जाता है। तो इस तरह का अल्टरनेशन, हैप्लॉइड और डायप्लॉइड जनरेशन का अल्टरनेशन एनिमल किंगडम में नहीं पाया जाता है। Thus, in the life history of Obelia, there is a regular alternation between fixed polyploid and free-swimming medusoid phase, both of them being diploid. तो इस तरह इसका जीवन चक्र पूरा होता है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन में से कुछ न कुछ ओवेलिया से या जेलीफिश ऑरेलिया से अल्टरनेट ईयर्स आते हैं। अगर पिछले वर्ष ओवेलिया से सवाल आया है तो अगले वर्ष ऑरेलिया यानी जेलीफिश से आएगा, और अगर पिछले वर्ष जेलीफिश से सवाल आया है तो इस वर्ष ओवेलिया से आएगा। थैंक यू वेरी मच।